हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनेश ठक्कर। वेलकम एवरीबॉडी एट नंद क्लासेस। मित्रों, 10th स्टैंडर्ड साइंस की सीरीज में आज हम केमिस्ट्री सेक्शन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, केमिस्ट्री सेक्शन में टोटल 5 चैप्टर्स है। दैट इज वेरी फर्स्ट 5 चैप्टर्स ऑफ योर टेक्स्ट बुक। क्लियर एवरीवन? ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। एंड दोस्तों, दिस इज वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ योर फर्स्ट चैप्टर। क्लियर? चलिए दोस्तों, अभी आप फर्स्ट चैप्टर का नाम ऑब्जर्व कीजिए। क्या नाम है दोस्तों? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अभी सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसे कैसे लिखते हैं, केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखने के बाद उसे कैसे बैलेंस करते हैं। दोस्तों, ये मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि केमिकल रिएक्शन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन कैसे लिखते हैं, बैलेंस कैसे करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मुझे काफ़ी कुछ बेसिक फंडामेंटल्स डिस्कस करने पड़ेंगे। जैसे कि दोस्तों, आप सुबह उठते हो फिर शाम को सो जाते हो, तो हमारी जो डेली लाइफ है, हमारा जो डेली रूटीन है, उसमें हम काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व करते हैं, हम खुद काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। तो आउट ऑफ दैट ऑल एक्टिविटीज़ हमें हमारा फोकस रखना है 2 प्रकार के चेंजेस पे, ताकि हम चैप्टर 1 बहुत ही डिटेल में अच्छे से समझ पाएंगे। क्लियर? तो हमारी डेली लाइफ में, हमारे आसपास पूरे दिन में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है। आउट ऑफ दैट एक्टिविटीज़ हमें हमारा फोकस रखना है 2 प्रकार के चेंजेस पे। कौन से 2 प्रकार के चेंजेस पे? फर्स्ट फिजिकल चेंज और दूसरा केमिकल चेंज। अभी दोस्तों, सबसे पहले आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि सर क्या होता है फिजिकल चेंज और क्या होता है केमिकल चेंज। दोस्तों, मैं आपको उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टी विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं कि फिजिकल चेंज को कैसे डिफाइन करेंगे। दोस्तों, जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। अभी आप सोचोगे सर ये रिवर्सिबल क्या होता है? द प्रोसेस विच कैन इजीली रिवर्स्ड। क्या सुना दोस्तों आपने? द प्रोसेस विच कैन इजीली रिवर्स्ड, उसे बोलते हैं दोस्तों रिवर्सिबल प्रोसीजर। क्या बोलते हैं इसे? रिवर्सिबल प्रोसीजर। जैसे कि और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास ए है, तो ए से कुछ प्रोसीजर होके आपको बी मिला। अभी वही बी से आपको वापस ए मिल जाएगा। पता चला दोस्तों? फिर से एक बार सिखाता हूं। मान लीजिए आपके पास ए, कोई भी एक एलिमेंट है, कोई भी एक कंपाउंड है, तो ए से आपको क्या मिला दोस्तों? बी, और बी से आपको वापस क्या मिल जाएगा? ए। तो दोस्तों, इसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। क्लियर एवरीवन? तो जितनी भी प्रोसेस में फिजिकल चेंज होगा वो सारी प्रोसेस कैसी रहेगी दोस्तों? रिवर्सिबल रहेगी। पॉइंट टू बी नोटेड, इट कैन इजीली रिवर्स्ड, मतलब ए से बी जाएगा तो वापस बी से हमें ए मिल जाएगा। क्लियर एवरीवन? अभी उसके सामने जो केमिकल चेंज है, जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उसमें जो भी प्रोसेसेस होती है वो सारी इरिवर्सिबल होती है। क्या होती है दोस्तों? इरिवर्सिबल, मतलब इट कैन नॉट इजीली रिवर्स्ड। मतलब ए से हमें बी तो मिलेगा, लेकिन बी से हमें ए दोस्तों कभी भी नहीं मिलेगा। क्लियर एवरीवन? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। दोस्तों, फिजिकल चेंज होता है उसमें कभी भी कोई नया सब्जेक्ट फॉर्म नहीं होता है। और केमिकल चेंज क्या बोलता है हमें? न्यू सब्सटेंस फॉर्म। दोस्तों, केमिकल चेंज में ऑलवेज न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा और होगा ही। ओके, लेट अस सी द थर्ड पॉइंट, मास रिमेन्स सेम। मास रिमेन्स सेम। दोस्तों याद करो, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मास को हम क्रिएट नहीं कर सकते या मास को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। क्लियर एवरीवन? तो मास डेफिनेटली क्या रहेगा दोस्तों? सेम रहेगा, चाहे वो फिजिकल चेंज हो या फिर वो केमिकल चेंज हो। क्लियर एवरीवन? तो 3 मेन टॉपिक आपको याद रखने हैं दोनों के बारे में, फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। कौन से 3 पॉइंट याद रखने आपको? सबसे पहले, फिजिकल चेंज में जो भी प्रोसेस होगी वो रिवर्सिबल होगी, यहाँ पर इरिवर्सिबल होगी। मतलब ए से बी जाएगा केमिकल चेंज में, तो बी से वापस ए कभी भी नहीं आएगा। दोस्तों, फिजिकल चेंज में कभी भी कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा और केमिकल चेंज में डेफिनेटली नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, और दोनों में मास कैसे रहेंगे? सेम। क्लियर एवरीवन? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं फिजिकल चेंज के एग्जांपल्स की ओर। दोस्तों, आप बहुत छोटे थे
तब से आपको पता है, तब से आप पढ़ चुके हो कि इवेपोरेशन में क्या होता है दोस्तों। जैसे ही समर आता है तो काफ़ी सारी नदी, काफ़ी सारे तालाब सूख जाते हैं, एकदम ड्राई हो जाते हैं। कैसे, क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़ इवेपोरेशन। क्या करता है सन, वो पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने पास, फिर जैसे ही मानसून आता है वो पानी वापस आ जाता है। तो क्या दोस्तों, ये इवेपोरेशन प्रोसेस रिवर्सिबल हुई? हाँ हुई। पानी चला गया था, वापस आ गया, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। तो यार पानी गया था और पानी आया, दैट मीन्स कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, एंड डेफिनेटली मास रिमेन्स सेम। क्लियर एवरीवन? तो इवेपोरेशन इज डेफिनेटली अ फिजिकल चेंज। क्लियर? अभी सेकंड पॉइंट है दोस्तों, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। दोस्तों आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी कैंडल को जलते हुए देखा होगा। क्या होता है दोस्तों, मान लीजिए रात्रि का टाइम है और इलेक्ट्रिसिटी चली गई और हमारे पास सिर्फ कैंडल ही है उजाला करने के लिए, तो क्या होगा, जैसे ही मैं कैंडल को ऐसे मतलब स्टार्ट करूंगा, बर्न करूंगा, लाइटनिंग करूंगा, फिर क्या करूंगा, उसको किसी जगह पर रखना पड़ेगा। तो किसी जगह पर रखने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, जैसे ही हम उसको लाइटनिंग करते हैं फिर क्या होता है दोस्तों, इसको हम ऐसे करते हैं तो क्या होता है, जो सॉलिड वैक्स होता है, जो टेम्पररी लिक्विड वैक्स में कन्वर्ट होता है, उसके 2-3 ड्रॉप्स यहाँ पे गिरेंगे, उसके 2-3 ड्रॉप्स यहाँ पे गिरेंगे। फिर क्या करता है, तुरंत ही हम ऐसे चिपका देते हैं कैंडल को, ताकि वो वहाँ पे एज इट इज रह जाए। क्लियर एवरीवन? किसी भी सॉलिड सरफेस पे, ठीक है। तो दोस्तों वैक्स इनिशियली होता है सॉलिड फॉर्म में, फिर जैसे ही वो मेल्ट होता है तो टेम्पररी फॉर वेरी 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 शॉर्ट टाइम वो होता है लिक्विड फॉर्म में, लेकिन तुरंत ही वो कन्वर्ट हो जाता है वापस से सॉलिड फॉर्म में। क्लियर एवरीवन? तो जब एक कैंडल जल जाती है और अंत में आखिर में हमें जितना भी वैक्स मिलता है, वो वैक्स को अगर हम कूल डाउन हो जाने दें, थोड़ी टाइम उसको एज इट इज़ रहने दें, तो वही वैक्स को हम फिर से कैंडल बनाने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर से देखते हैं, क्या मेल्टिंग ऑफ वैक्स सही में फिजिकल चेंज है? प्रोसेस इज रिवर्सिबल। यस, डेफिनेटली रिवर्सिबल। जब वैक्स मेल्टिंग करना स्टार्ट करता है तब वो सॉलिड होता है और आखिर में भी वो सॉलिड ही होता है। नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कुछ नया सब्सटेंस हमें नहीं मिलता है, वैक्स ही था, वैक्स ही रहा। डेफिनेटली मास रिमेन्स द सेम। अभी दोस्तों जब भी एक कैंडल बर्न होती है तब उसका मास कब सेम रहेगा मैं आपको बता दूं। मान लीजिए यहाँ पे ये कैंडल बर्न हो रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक कांच का जो ग्लास होगा उस ग्लास को मुझे ऐसे ऊपर ऐसे ढक देना पड़ेगा, ऐसे रखना पड़ेगा, ताकि जैसे ही वो कैंडल बर्न होगी तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन शूट निकलेगी, तो वो सब चला जाएगा। तो फिर जो इनिशियल लेवल पे मास था कैंडल का, वो आखिर में हमें मास नहीं मिलेगा। क्लियर एवरीवन? तो जब भी कैंडल बर्न होती है तो क्या करते हैं दोस्तों, कैंडल बर्न करने से पहले अगर हमने उसका मास किया, मान लीजिए 20 ग्राम, ठीक है, फिर वो कैंडल पूरी बर्न हो गई, तो क्या 20 ग्राम की होगी? दोस्तों वो 20 ग्राम की नहीं होगी, वो महज 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम की हो जाएगी। तो बाकी का ये जो लॉस आया वो गया कहाँ पे, वो गया एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, कार्बन शूट के फॉर्म में। दैट्स वाई वी नीड टू कवर दैट कैंडल बाय अ ग्लास। पता चला, हमारे पास जो ग्लास होता है, कांच का जो ग्लास होता है, उससे हमें उसको कवर करना पड़ेगा, और फिर आप उसका वेट कीजिए, फिर आप उसका मास ढूंढिए, वो दोस्तों सेम मिलेगा। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो पता चला कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज डेफिनेटली अ फिजिकल चेंज। अभी आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद मेल्टिंग ऑफ आइस। आप सबको पता होगा कि आइस मेल्ट हो गया हमें क्या देगा, वाटर। अभी उसी वाटर को हम फ्रीज करेंगे, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, तो फिर से हमें क्या मिल जाएगा, आइस। क्लियर एवरीवन? तो डेफिनेटली कुछ नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। प्रोसेस कैसी है, रिवर्सिबल। कैसे, आइस से हमें क्या मिलेगा, वाटर, और वाटर से हमें क्या मिलेगा, आइस। क्लियर एवरीवन? अभी काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसा सोचते रहते हैं कि सर वाटर का फॉर्मूला तो H2O है, तो क्या हमारा जो आइस है जो सॉलिड फॉर्म में है उसका फॉर्मूला भी H2O है? हाँ दोस्तों, हमारे पास जो आइस है जो सॉलिड फॉर्म में है उसका फॉर्मूला भी H2O ही है। दोस्तों मैं आपको और एक बात बताऊंगा कि जब भी फिजिकल चेंज होता है तो स्टेट चेंज हो सकते हैं, सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, टेम्परेचर चेंज हो सकते हैं, कलर चेंज हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसे फिजिकल चेंज ही कहते हैं। क्लियर एवरीवन? तो फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग ऑफ आइस और वी कैन से फ्रीजिंग ऑफ वाटर। मेल्टिंग ऑफ आइस और वी कैन से फ्रीजिंग ऑफ वाटर क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों रहेंगे हमारे फिजिकल चेंज। प्रोसेस कैसी रहेगी, रिवर्सिबल, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा, एंड मास रिमेन्स द सेम। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक बाउल है, बाउल में आपके पास 3 आइस क्यूब है,
3 आइस क्यूब का आपने वेट किया, वेट आपको मिला लेटर से 12 ग्राम, फिर उसी को आपने मेल्ट होने दिया, वो पानी में कन्वर्ट हो गया, फिर आप उसका वेट करो दोस्तों 12 ग्राम ही होगा, मास वहाँ पे लॉस हमें नहीं होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने यहाँ पे लिखा है दोस्तों टेयर द पेज। क्या लिखा है दोस्तों? टेयर द पेज। मतलब क्या है दोस्तों, अभी मेरे हाथ में एक पेज है, अभी ये पेज को मैं ऐसे टेयर कर रहा हूँ मतलब उसको फाड़ रहा हूँ। तो जैसे ये इस पेज को मैं ऐसे फाड़ूंगा तो क्या हुआ दोस्तों? ये फिजिकल चेंज हुआ कि केमिकल चेंज हुआ? दोस्तों ये डेफिनेटली फिजिकल चेंज हुआ। दोस्तों ये पेज को टेयर करने से मैंने सिर्फ और सिर्फ ये पेज की डायमेंशंस चेंज की है, इसकी केमिकल कंपोजिशन नहीं चेंज की है। पता चला दोस्तों? जैसे वाटर होता है, वाटर को हम फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने से वो आइस बन जाता है, लेकिन फिर भी उसका फॉर्मूला दोस्तों H2O ही रहता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। दोस्तों सेम वे जब हम किसी पेज को ऐसे टेयर करते हैं, पेज को फाड़ते हैं, तो उसकी डायमेंशन चेंज होती है, इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। क्लियर एवरीवन? सो टेयर द पेज इज डेफिनेटली अ फिजिकल चेंज। लेकिन अगर दोस्तों मैं इसको ऐसे बर्न करूं तो क्या होगा दोस्तों? मैं जैसे ही इसको बर्न करूंगा तो हवा में क्या जाएगा दोस्तों? हवा में जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर जाएगा शूट ऑफ द कार्बन शूट हवा में जाएगा, तो फिर वो पेज जल के पूरा पेज खत्म, कंप्लीटली बर्न हो गया। अभी क्या हमारे पास ऐसा कोई जादू या मंत्र है जिसको हम ऐसे पढ़े और ये पेज हमें वापस हाथ में आ जाए एज इट इज? दोस्तों ऐसा नहीं होने वाला है। ध्यान से याद रखिए, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। क्या सुना आपने? बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। अगर ये पेज को मैं बर्न करूंगा तो वो केमिकल चेंज होगा, क्योंकि ये जैसे जैसे बर्न होगा ये पेपर पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा और हवा में क्या जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज कार्बन शूट। क्लियर एवरीवन? तो बर्निंग ऑफ द पेज इज केमिकल चेंज, बर्निंग ऑफ एनीथिंग इज केमिकल चेंज। क्लियर एवरीवन? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो भी एग्जाम्पल्स थे रिगार्डिंग फिजिकल चेंज वो यहाँ पे कंप्लीट हुए। दोस्तों अभी हम आगे बढ़ेंगे रिगार्डिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। सबसे पहले 3 पॉइंट आपको याद होने चाहिए केमिकल चेंज के लिए। कौन से 3 पॉइंट याद होने चाहिए? वेरी फर्स्ट, प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। ए से हमें बी तो मिलेगा, लेकिन बी से वापस ए कभी भी नहीं मिलेगा। न्यू सब्सटेंस ऑलवेज फॉर्म्ड। जब भी कोई केमिकल चेंज आएगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगा, तो डेफिनेटली एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, एक नया सब्सटेंस हमें देखने को मिलेगा, एंड डेफिनेटली मास रिमेन्स द सेम। चलिए दोस्तों, वेरी फर्स्ट आपने अपने घर में ओके चलिए, वेरी फर्स्ट मिल्क टू कर्ड। दोस्तों आपने अपने घर में कभी ना कभी तो कर्ड खाया ही है, कभी ना कभी तो दही खाया ही है। तो दोस्तों क्या होता है, हमारे घर में कई बार दही बनाने के लिए क्या करते हैं, रात को दूध में 2-3 चम्मच दही डाल देते हैं। तो जब सुबह हम उठते हैं तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, पूरा जो होता है वो कर्ड के फॉर्म में आ जाता है, पूरा दही बन जाता है। लेकिन ये तो एक बेसिक टॉक हुई, इसके पीछे केमिस्ट्री क्या कहता है, इसके पीछे साइंस क्या कहता है कि सर क्यों एग्जैक्टली ऐसा होता है। लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों एग्जैक्टली हमारा जो मिल्क होता है वो मिल्क के अंदर होता है लैक्टोज। लैक्टोज इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ अ शुगर, जो मिल्क में से जैसे कर्ड कन्वर्ट होता है, तो मिल्क का जो लैक्टोज होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाने के बाद, यानी मिल्क था वो किस में कन्वर्ट हो गया, कर्ड में, तो जो मिल्क का लैक्टोज था वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा लैक्टिक एसिड। और वो कैसे कन्वर्ट होता है, थ्रू एंजाइम। कैसे कन्वर्ट होता है दोस्तों, थ्रू एंजाइम। पता चला मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज। लैक्टोज इज अ काइंड ऑफ शुगर। तो जैसे ही मिल्क कर्ड में कन्वर्ट होता है तो मिल्क का जो लैक्टोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में थ्रू एंजाइम। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये एंजाइम क्या होता है। दोस्तों एंजाइम इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ टिपिकल प्रोटीन्स, जिसकी वजह से जो लैक्टोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में। क्लियर एवरीवन? तो हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने घर पे दही खाया है, कर्ड खाया है, और वो कैसे मिलता है दोस्तों, मिल्क से मिलता है। क्लियर एवरीवन? तो जो मिल्क का लैक्टोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में थ्रू एंजाइम। दोस्तों ये साइंस होता है कि कैसे मिल्क कन्वर्ट हो जाता है कर्ड में। क्लियर एवरीवन? चलिए अभी सेकंड एग्जांपल है दोस्तों रस्टिंग ऑफ आयरन। सेकंड एग्जांपल है दोस्तों रस्टिंग ऑफ आयरन। जिस कढ़ाई में, जिस तवा पे
हमारी मम्मी खाना बनाती है, वो आपने देखा होगा कि 3 साल 4 साल 5 साल एक ही कढ़ाई एक ही तवा यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कभी उस पर जंग लग जाता है, काट लग जाता है, रस्ट लग जाता है, ऐसा बोलते हैं ना हम। तो क्या करते हैं फिर वो रस्ट मिटाने के लिए हमें उसको नींबू से साफ करना पड़ता है। क्लियर एवरीवन। और जैसे कि नेल्स है तो उस पर भी क्या है, मतलब मान लो काफ़ी देर किसी एक जगह पे पड़ी रही है, काफ़ी टाइम से पड़ी रही है, तो उस पर भी क्या होता है दोस्तों, जंग लग जाता है, काट लग जाता है, रस्ट लग जाता है। और एक बेस्ट एग्जांपल कंसीडर करते हैं, मान लीजिए आपके पास आयरन बेड है और टेरेस पे आप समर में सोने के लिए चले गए, ठीक है, पूरा समर आप टेरेस पे सोए, फिर मानसून स्टार्ट हुआ, जैसे ही मानसून स्टार्ट हुआ हम नीचे आ गए, वो जो आयरन का बेड था, लोखंड का पलंग जिसे बोलते हैं, वो हम टेरेस पे भूल गए। अभी क्या होता है दोस्तों, एग्जैक्टली मानसून चालू हो गया, महीना 1.5 महीना चला गया, फिर हमें याद आया, अरे यार वो जो आयरन का बेड था वो तो टेरेस पे रह गया। तो फिर क्या करते हैं, हमारे घर में से हम फटाफट दौड़ के टेरेस पे जाते हैं, मान लो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, सामने मेरा भाई खड़ा है या सिस्टर खड़ी है, हम बोलेंगे उसको चलो अभी यहाँ से और यहाँ से आप हमारा जो आयरन बेड है उसको होल्ड करो, होल्ड करने के बाद मतलब पकड़ो, पकड़ने के बाद उसको अपलिफ्ट करो, थोड़ा ऊपर करो, फिर छोड़ दो। तो दोस्तों जैसे ही आप नीचे देखोगे तो नीचे आपको एक ब्राउन कलर का पाउडर मिलेगा। दोस्तों दैट ब्राउन कलर पाउडर इज नथिंग बट रस्ट, दैट ब्राउन कलर पाउडर इज नथिंग बट रस्ट। लेकिन दोस्तों केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में ये रस्ट डेवलप कैसे होता है, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों जो आयरन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe। क्लियर एवरीवन। और दोस्तों एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन। एयर में क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन। सिर्फ इतना सफिशिएंट नहीं है रस्ट डेवलप होने के लिए। दोस्तों जब मॉनसून आता है तो पूरा एटमॉस्फेयर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो जाता है। अपने बोलते हैं ना कि आज वातावरण बहुत भेज वाला है, एग्जैक्टली दोस्तों भेज वाला वातावरण होता है, तो उसमें हमें मिलता है पानी भी, वाटर भी मिलता है, और ये हमें दे देता है, ठीक है चलिए स्ट्रेट ही लिख देते हैं, ये हमें देता है Fe2O3 इंटू XH2O। क्या देता है दोस्तों, Fe2O3 इंटू XH2O, जिसे कहते हैं हम फेरिक ऑक्साइड। क्या कहते हैं जिसे दोस्तों हम, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर एवरीवन। तो ये हुआ हमारा रस्ट, ये हुआ हमारा रस्ट। रस्ट के लिए सिर्फ आयरन है और एयर का ऑक्सीजन है, उतना सफिशिएंट नहीं है। वी डेफिनेटली नीड वाटर, और वो कहाँ से मिलता है हमें, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर से, भेज वाले वातावरण से हमें मिल जाता है पानी। एयर में ऑक्सीजन तो होता ही है। तो फिर दोस्तों केमिकली जो रिएक्शन होता है वो ऐसा होता है, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, दैट गिव्स अस Fe2O3 इंटू XH2O। दोस्तों पानी के कितने मोल है वो उतना डिसाइडेड नहीं होता है, जितने भी मोल होते हैं उसकी वजह से हम लिख देते हैं X टाइम्स H2O। क्लियर एवरीवन। तो ये फेरिक ऑक्साइड, दिस इज अल्टीमेटली रिप्रेजेंटिंग द रस्ट। क्लियर एवरीवन। दोस्तों और एक बात मैं आपको बता दूं, काफ़ी साल पहले गवर्नमेंट ने एक डेटा डिक्लेयर किया था कि ये रस्ट की वजह से काफ़ी सारे कार, काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में इतना सारा लॉस होता है कि पूरी इंडिया में मिलके, ये कुछ साल पहले का डेटा है, अराउंड 200 करोड़ का लॉस होता है। अराउंड 200 करोड़ का पूरी इंडिया में लॉस होता है ड्यू टू दिस रस्ट। तो उसके सॉल्यूशन के रिगार्डिंग क्या करते हैं दोस्तों, आप ध्यान से याद करो। अगर हमारे घर में आयरन की विंडो है तो उसको कलर करते हैं, अगर आपके घर पे आयरन का बेड होगा तो भी उसको कलर करते हैं, अगर आपका एंट्रेंस का जो गेट है अगर वो भी आयरन का है तो उसको भी हम कलर करते हैं। दोस्तों क्यों कलर करते हैं, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोरोजन, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्ट। क्लियर एवरीवन। ताकि हमें बार बार उस पर एक्सपेंस ना करना पड़े और हमारा खर्चा कम हो जाए। क्लियर एवरीवन। सो रस्ट इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ द कंट्री एंड वी हैव टू प्रिवेंट इट। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। अभी आप ये सोचोगे सर फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स क्यों करते हैं, क्या काम लगता है। दोस्तों कहीं ना कहीं आपने सुना होगा कि यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़ क्या करते हैं दोस्तों, वो जब खाने बैठते हैं तो साथ में वो लोग वाइन पीते हैं, रेड वाइन पीते हैं, वाइट वाइन पीते हैं, और उसमें कुछ परसेंटेज अल्कोहल रहता है। अभी ये कुछ परसेंटेज अल्कोहल आया कहाँ से, डेवलप कैसे हुआ, लेट मी एक्सप्लेन। दोस्तों जब भी कोई एक बड़ा सर्कुलर वेसल होता है या फिर हम ड्रम बोलते हैं, उसमें ग्रेप्स को कई दिनों तक पड़े रहने देते हैं, और जो फर्मेंटेशन ड्यूरेशन होता है, रिगार्डिंग दैट फर्मेंटेशन ड्यूरेशन क्या करते हैं दोस्तों, उसमें थोड़ी ईस्ट डालते हैं।
यीस्ट, YEAST। तो यीस्ट डालने से फर्मेंटेशन और अच्छे से होता है। और एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों, ओके आई एम राइटिंग, जस्ट अ सेकेंड। ओके, अभी ये फर्मेंटेशन से एग्जैक्टली क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है ग्रेप्स के अंदर, ग्रेप्स के अंदर जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों? अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो दोस्तों ऊपर चला जाता है, लेकिन ये अल्कोहल में एग्जैक्टली क्या होता है? अभी अल्कोहल तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स है। तो अल्कोहल के फॉर्म में एग्जैक्टली दोस्तों वाइन में होता है इथेनॉल। क्या होता है दोस्तों? इथेनॉल। क्लियर एवरीवन? तो क्या होता है दोस्तों एग्जैक्टली फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स का यूटिलाइजेशन होता है वाइन बनाने में। और वो वाइन में कैसे हेल्पफुल होता है दोस्तों? तो ग्रेप्स का जो ग्लूकोज होता है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। और अल्कोहल के फॉर्म में क्या होता है वाइन के अंदर? तो दोस्तों वो होता है इथेनॉल। क्लियर एवरीवन? अभी ये इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं दोस्तों, वो हम बहुत ही डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। क्लियर? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। फूड इज कुक्ड। दोस्तों कुकिंग ऑफ फूड इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। आप बोलोगे कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल सेलेक्ट करते हैं कुकिंग ऑफ द फूड का। जैसे कि मान लो किसी के घर पे सुबह सुबह में साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट बना है, इडली बने या डोसा बना है, तो उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसे हम बोलते हैं खीरा या खीरू। क्लियर एवरीवन? तो वो क्या होता है दोस्तों? एक सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है। मैंने सेमी लिक्विड इसलिए बोला ताकि वो जो खीरा होता है, खीरू होता है, वो बहुत थिक होता है, उसकी वजह से मैंने उसको सेमी लिक्विड बोला। तो जैसे ही वो सेमी लिक्विड होता है, इडली बनाने के कुकर में हमने उसकी स्पेसिफिक जगह पे वो खीरा डाल दिया, रॉ मटेरियल डाल दिया, फिर हमारी इडली रेडी हो गई। क्या अभी हमारे पास ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई एनर्जी, ऐसा कोई फॉर्मूला, ऐसा कोई मंत्र है जो अप्लाई करने से वो इडली वापस से रॉ मटेरियल पे चली जाएगी, वो इडली वापस से खीरा में कन्वर्ट हो जाएगी? दोस्तों कभी भी नहीं होगा ऐसा। हम दाल भात खाते हैं तो दाल जो हम पीते हैं दोस्तों वो क्या दुकान में लिक्विड फॉर्म में मिलती है? दोस्तों वो दुकान में लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलती है, वो छोटे छोटे पीसीज में सॉलिड फॉर्म में मिलती है। एंड आफ्टर सर्टेन प्रोसीजर वी मेक इट लिक्विड। तो क्या अभी ऐसा कोई मंत्र है, ऐसा कोई फॉर्मूला है हमारे पास जिससे जो दाल लिक्विड है वो वापस सॉलिड में चली जाएगी? तो दोस्तों कुकिंग ऑफ द फूड इज ऑलवेज अ केमिकल चेंज। क्लियर एवरीवन? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों रेस्पिरेशन। दोस्तों रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के अंदर होता है। रेस्पिरेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेट मी एक्सप्लेन। हम कैसे जी सकते हैं? टू लीव वी नीड एनर्जी। टू लीव वी नीड एनर्जी। तो दोस्तों वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? अभी आपके माइंड में आंसर आ रहा होगा, सर खाते तो है। सही बात है, खाते हो। क्या खाते हो आप? रोटी खाते हो, चावल खाते हो। दोस्तों उस सब में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। यस, क्या सुना आपने? उस सब में होता है कार्बोहाइड्रेट्स। अभी जैसे ही उसको हम खाते हैं हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जाता है, वो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर जाके लेटर ऑन वो डीकम्पोज हो जाता है ग्लूकोज में। ठीक है, अभी क्या होगा दोस्तों, ये जो ग्लूकोज हमें मिला, ओके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, आई नीड सम स्पेस। ठीक है, चलिए अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं रेस्पिरेशन। तो क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हमने रोटी खाई, चावल खाया, कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के अंदर गया, वो डीकम्पोज हो जाता है ग्लूकोज में। अभी दोस्तों ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6। क्लियर एवरीवन? ग्लूकोज की फॉर्मूला है C6H12O6। अभी रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है दोस्तों, जैसे ही हम इनहेल करेंगे लाइक दिस, तो जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर गया वो सीधा ग्लूकोज पे अटैक कर देगा। तो अटैक करने के बाद क्या हो जाएगा, ये ग्लूकोज को डीकम्पोज करेगा। कैसे डीकम्पोज करेगा? ये उसको ऐसे डीकम्पोज करेगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। कैसे डीकम्पोज करेगा दोस्तों? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी। दोस्तों इसे कहते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या हुआ, हमने दाल रोटी चावल जो भी खाया, बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स गया, वो कार्बोहाइड्रेट्स लेटर ऑन डीकम्पोज हुआ ग्लूकोज में। फिर जैसे ही हमने ब्रीदिंग किया तो दोस्तों क्या गया अंदर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ने किस पे अटैक किया? ग्लूकोज पे। वो ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को तोड़ देगा, डीकम्पोज कर देगा। तो किस में वो फॉर्म होगा? कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। मतलब ग्लूकोज टूटने के बाद, डीकम्पोज होने के बाद क्या देगा हमें? वो हमें देगा कार्बन डाइऑक्साइड।
H2O प्लस एनर्जी। दोस्तों ये एनर्जी हमें चाहिए, हमें जीने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए, टू डू वॉट एवर वी लाइक, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एंड H2O, यस 70% पार्ट ऑफ अवर बॉडी इज वाटर, तो डेफिनेटली वाटर भी हमें चाहिए। लेकिन दोस्तों हमें हमारी बॉडी में CO2 नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं दोस्तों, जब हम इनहेल करते हैं तो एक्सेल भी करते हैं। क्लियर एवरीवन, इनहेल एक्सेल। तो जब एक्सेल करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर फेंक देते हैं। पता चला दोस्तों रेस्पिरेशन सिस्टम क्या होता है। रेस्पिरेशन सिस्टम में जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर गया, वो ग्लूकोज पे अटैक करेगा और वो डिकम्पोज होगा, वो टूटेगा। ग्लूकोज किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी हमें डेफिनेटली चाहिए, वाटर हमें डेफिनेटली चाहिए, लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड हमें हमारी बॉडी में नहीं चाहिए, सो दैट वी एक्सेल। तो दोस्तों ये जो प्रोसेस होती है इसे भी कहते हैं केमिकल चेंज। रेस्पिरेशन प्रोसेस इज ऑल्सो डेफिनेटली केमिकल चेंज। चलिए अभी दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द लास्ट प्रोसीजर इज फोटोसिंथेसिस। अभी दोस्तों आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि सर ये क्या होता है एग्जैक्टली फोटोसिंथेसिस, काफ़ी बार हमने सुना है। तो दोस्तों जैसे हमें जीने के लिए, एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए, तो क्या प्लांट को खाना नहीं चाहिए? दोस्तों डेफिनेटली प्लांट को भी खाना चाहिए। तो एग्जैक्टली दोस्तों क्या होता है, मान लो ये हमारी सॉइल है और यहाँ पर ये कि हमारा प्लांट है, ये हमारा एक बहुत ही छोटा सा प्लांट है जिस पे यहाँ पर ऐसे मान लीजिए कि लीफ है। ये अभी ड्राइंग मेरा उतना अच्छा नहीं है बट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको काम लग जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ से हमें जो ऐसे है वो ऐसे लीफ मिल रहे हैं लाइक दिस, ये उसकी मेन वेन है, ठीक है। तो अभी दोस्तों क्या होता है, प्लांट को अपना खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले उसको चाहिए दोस्तों सनलाइट। क्या चाहिए दोस्तों? सबसे पहले उसको सनलाइट, फिर उसको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, फिर उसको चाहिए पानी H2O। तो दोस्तों समझिए ईच एंड एवरी कंपोनेंट उसको कैसे मिलेगा। जैसे ही हम किसी गार्डन में पानी मतलब ऐसे स्प्रे करते हैं, पानी छांटते हैं, तो क्या होता है दोस्तों एग्जैक्टली, तो जैसे ही हम ऐसे पानी डालेंगे तो सभी पौधों पे कभी कभी नहीं भी डालते, क्या करते हैं ज़मीन में डाल देते हैं पूरा पानी, ऐसे मतलब ज़मीन पे डिस्ट्रीब्यूट वाटर हो गया। अभी मान लीजिए यहाँ पे पानी डाला है तो वो पानी अंदर जाएगा। अभी ये प्लांट के जो रूट्स है वो रूट्स के थ्रू पानी इस लीफ को मिल जाएगा, रूट से ऊपर होके पानी ये लीफ को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली हमारी जो पहली रिक्वायरमेंट थी H2O वो सेटिस्फाइड हो गई। अभी हमारे सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की तो कोई कमी है ही नहीं, तो जो प्लांट है वो क्या करेगा दोस्तों, उसको वाटर कहाँ से मिलेगा? रूट से। जमीन के अंदर उसके जो रूट्स है वहां से उसको मिल जाएगा वाटर, और अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कोई कमी नहीं है तो वहां से उसको मिल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और सनलाइट तो होता ही है। तो दोस्तों उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं रेडी हो गया। देखिए इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा। जैसे कि सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हमारी रिक्वायरमेंट होती है पानी, फिर हमारी रिक्वायरमेंट होती है सनलाइट। डेफिनेटली यहाँ पे लिखेंगे क्लोरोफिल। अभी आप सोचोगे दोस्तों सर ये क्लोरोफिल क्या होता है? दोस्तों किसी भी लीफ का जो ग्रीन कलर होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। अभी दोस्तों ये क्लोरोफिल एग्जैक्टली क्या होता है? क्लोरोफिल इज अ ग्रुप ऑफ द पिगमेंट्स जो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। किसी की स्किन डार्क होती है, किसी की स्किन वाइट होती है, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है स्किन के पिगमेंट्स पे। अल्टीमेटली पिगमेंट इंडिकेट्स कलर। क्लियर एवरीवन? तो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो प्लांट CO2 कहाँ से गेन करेगा? अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से। पानी उसको कहाँ पे मिलेगा? उसके रूट में से मिलेगा। सनलाइट तो है ही, तो दोस्तों वो बना देगा C6H12O6। ये दोस्तों हमारा रेडी हो गया ग्लूकोज। लेकिन ये ग्लूकोज किसके लिए रेडी हुआ? प्लांट के लिए। ये हुआ प्लांट के लिए खाना रेडी, जो खाएगा अपने पास रखेगा। क्लियर एवरीवन? बिकॉज उसको भी ग्रो होना है, और वो बनाएगा ऑक्सीजन। क्लियर एवरीवन?
तो क्या हुआ दोस्तों, प्लांट ने सराउंडिंग में से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, रूट से पानी लिया, सनलाइट तो था ही, क्लोरोफिल भी है, और क्या बनाया उसने, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन वो दोस्तों बाहर एटमॉस्फेयर में वापस दे देगा, ऑक्सीजन वो बाहर एटमॉस्फेयर में वापस दे देगा। इसीलिए बोलते हैं प्लांट द ट्रीज ग्रो द ट्रीज। पता चला दोस्तों, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमें क्या प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जिसकी सबको ज़रूरत है। इस अर्थ पे सबको प्योर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसीलिए बोलते हैं प्लांट द ट्रीज ग्रो द ट्रीज। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन रह जाता है कि प्लांट के अंदर थ्रू द एटमॉस्फेयर CO2 गया कैसे। दोस्तों प्लांट पे एक छोटे छोटे होल होते हैं जिसको बोलते हैं स्टोमेटा, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। दोस्तों ये जो प्लांट के ऊपर छोटे छोटे होल होते हैं, इसके थ्रू CO2 अंदर जाता है। प्लांट के ऊपर जो छोटे छोटे होल होते हैं उसके थ्रू CO2 अंदर जाता है। लेकिन ये जो छोटे होल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट के अंदर जाता है। फिर वो अंदर जाता है, पूरा प्रोसेस होता है, अपना खाना बना लेता है। खाना बनाने के बाद प्लांट अपने लिए खाना बनाने के बाद जो ऑक्सीजन एक्सेस होता है उसे वो बाहर फेंकता है। लेकिन कहाँ से बाहर फेंकता है, जहाँ से उसने कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर बुलाया था। प्लांट के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है। अपना खाना बनाने के बाद जो एक्सेस ऑक्सीजन रहता है, जो ऑक्सीजन वो लीव करता है, मतलब वो प्लांट जो ऑक्सीजन छोड़ता है, वो ऑक्सीजन बाहर कैसे आएगा दोस्तों, वो ऑक्सीजन भी बाहर ये स्टोमेटा के थ्रू ही आएगा। क्लियर एवरीवन? ओके, तो दोस्तों आज का यहाँ हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अभी हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम कवर करेंगे कि एग्जैक्टली केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसकी डेफिनेशन हमें कैसे डीप में अंडरस्टैंड करनी है। क्लियर एवरीवन? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर। ओके, तो यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।